हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 9। और यूनिट नंबर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के मटेरियल से हम पढ़ने वाले हैं। और ये आपका DSC 3 है, यानी कि कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो शुरुआत करते हैं। इसके पहले की जो यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 है और टोटल ऑफ 8 लेसन मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। वीडियोज़ अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की, जिसका नाम है फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, लिबरल, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, स्वदेशी एंड द रेडिकल्स। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो किस तरीके से शुरू हुई, उसके क्या मकसद थे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, मतलब 3 मूवमेंट्स माने जाते हैं। एक देखा जाता है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, फिर आते हैं स्वदेशी और रेडिकल्स, और फिर धीरे धीरे जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जो है कहानी बढ़ जाती है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। और उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, आपको पता होना चाहिए 1905 में ब्रिटिशर्स ने ये किया कि इंडिया को जो है डिवाइड करने के लिए, जो आप देखोगे आज के टाइम में आपको जो बांग्लादेश दिखता है वो पहले इंडिया का पार्ट था। तो इंडिया में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे बांग्लादेश के तौर पे उसको अलग कर दिया, और जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज थे तो उसको जो आज का आप वेस्ट बंगाल देखते हो वो अलग कर दिया। तो अलग अलग करने से जो है लोग जो है बहुत नाराज़ हुए, वहाँ के लोग भी बहुत नाराज़ हुए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान जब अलग किए गए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वैसा ही काम जो है ब्रिटिशर्स ने बंगाल के केस में भी किया, जो कि जो है इंडियंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, स्पेशली बंगालीज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सेकेंडली हम बात करते हैं, और इसके बाद ये होता है कि इससे जो है कांग्रेस के अंदर जो है स्प्लिट आ जाता है, जिसे हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है इस टाइम पे आप देखोगे कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जो है ग्रोथ होता है। ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, देखिए। मॉडरेट्स वो लोग थे जो मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं अभी वो अच्छे हैं इंडिया के लिए और उन्हें ही रूल करने देना चाहिए। और एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो मानते थे कि नहीं, हमें इस इंडिया में जो रूल है ब्रिटिशर्स का वो ख़त्म करना है। तो जब 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ में आती है तो दोनों के बीच में टशन होता है, दोनों जो है अलग हो जाते हैं। और सूरत स्प्लिट इसके कहते हैं क्योंकि सेशन सूरत में हुआ था, तो दो अलग अलग ब्रांचेस निकल कर आती हैं। अब आपको इसमें पता होगा बहुत अच्छे से कि लाल बाल पाल जो है वो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स के लीडर्स जो थे वो अलग थे। उस टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो कम्युनलिज्म का जो सीट था वो उसने बो दिया था, इसलिए कहीं ना कहीं उस टाइम पे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी हुआ और हिंदू महासभा का भी फॉर्मेशन होता है। मतलब दोनों भी रिलीजन जो है वो अपनी अपनी जो फॉलोअर्स हैं उनको जो है अपने अपने पार्टीज में बांट रहे थे। और उसी टाइम से हमारी जो पार्टीशन की कहानी है वो शुरू होती है। अब देखिए, आपको ये पता होगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी शुरुआत 1885 में हुई थी। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी। आज के टाइम की इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम की इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उस टाइम के बाद भी हमारे पास हम बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, चेंज हुए, स्प्लिट्स हुए, लीडर्स चेंज हुए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाई गई थी। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है इस बारे में। अगर हम बात करें हिस्टोरियन RP दत्त की, तो वो मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो है इनकरेज किया था कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, और इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा। देखिए, इसको ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस टाइम पे तो पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं हुआ करता था, इंडिया इंडिपेंडेंट थी नहीं। तो उस टाइम पे तो क्या था, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इसलिए फोर्स किया था, इंकरेज किया था, ताकि जो इंडियंस है, इंडियंस देखिए इंडियंस ने पहले भी रिवॉल्ट किया था 1857 में। उसके बाद छोटे छोटे रिवॉल्ट चल ही रहे थे। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि अगर हम लोग एक सेफ्टी वाल्व की तरह देखिए, जैसे कि क्या होता है कि अगर एक कुकर होता है तो कुकर के अंदर हम देखते हैं कि जब खाना पकते रहता है तो आपको जो है जब प्रेशर जमा हो जाता है तो जो है क्या यूज़ होता है, एक सेफ्टी वाल्व होता है उसके अंदर। तो सेफ्टी वाल्व क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो है प्रेशर जो है उसमें से निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बहुत समझने की है कि प्रेशर वाल्व की इंपॉर्टेंस ये होती है कि ज़्यादा प्रेशर अगर जमा हो जाए तो चीज़ें फट सकती है। यानी ये कि ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है इंडियंस का गुस्सा ना निकले, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि हमें एक सेफ्टी वाल्व बनाने की ज़रूरत है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसी सेफ्टी वाल्व की तरह जो है उभर कर आई। आई होप इट्स क्लियर। ऐसा मानना RP दत्त का है। अब हम बात करते हैं बिपिन चंद्र की। तो बिपिन चंद्र का मानना ऐसा नहीं है। बिपिन चंद्र सोचते हैं कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के चाल में ना आते हुए, बल्कि ब्रिटिशर्स को जो है मतलब ब्रिटिशर्स को चाल में ना आते हुए इंडियन नेशनल जो कांग्रेस के लीडर्स थे बहुत इंटेलिजेंट थे,
और उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को एज अ लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ किया। मतलब उन्होंने जो है जितनी भी बोलते हैं ना, जैसे सबको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप उसको सब चीज़ों को एक साथ ला सको और फिर किसी के खिलाफ अपोज कर सको, ठीक है, तो आपके अंदर यूनिटी स्ट्रेंथ, तो उस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया और उसके वजह से जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आरपी दत्त ये भी बताते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ वो किससे रिलेटेड है। वो ऑफ कोर्स ही बात है इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म का ग्रोथ उस टाइम पे हो रहा था। इंडिया एक कंट्री है, हमारा भारत एक देश है, उस चीज़ का एक तरीके का रियलाइजेशन लोगों के मन में आ रहा था। और उसके पहले उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मो करीबन करीबन 100 साल मतलब करीबन करीबन 50 ईयर्स पहले से जो है शुरुआत हो गई थी। जैसे कि आप देखोगे ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश हुआ था 1828 में, और 1843 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी फॉर्म हुई थी बंगाल में, ठीक है, जो वेलफेयर क्रिएट करती थी और सब लोगों को जो है राइट्स देती थी। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बताना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उन लोगों ने भी यही काम प्ले किया कि बहुत सारे इंडियंस को जो है साथ में लाकर एक यूनिटी वाली फीलिंग जो है जनरेट करें, और उसी का रिजल्ट थी, उसी का प्रोडक्ट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और 1851 में जो है ये 1851 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो मर्ज कर दी जाती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में, ठीक है। और साथ साथ उसमें जो है नेक्स्ट ईयर तक के क्या होता है, मतलब देखा जाए कि ब्रिटिशर्स ने जो भी चीज़ें बनाई है वो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ब्रिटिशर्स आपको डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये सारी सोसाइटीज़ में भी उस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। तो इसलिए उस टाइम पे इंडियंस जो है, इंडियंस सब साथ में आते हैं और इंडियंस का एम ये रहता है कि वो हम खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन खोलें। इसलिए सबसे पहले जो है 1975 में आपको देखने को मिलेगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जाती है जो कि मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास की होती है, ठीक है। और वो किसके अपोज में रहती है, बिग लैंड ओनर्स के अपोज में रहती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पहली थी क्योंकि इसके पहले के जो ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे वो ज़्यादातर जो है ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड थी, या फिर जो है वो लैंड ओनर के साथ जो है इंटरेस्टेड थी, ठीक है। तो अब इसकी शुरुआत होने के बावजूद इसके बाद जो है क्या होता है कि इसके बाद धीरे धीरे हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो क्या कहते हैं बेस जो है वो बनने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि 1883 के अंदर इंडियन एसोसिएशन जो होती है कलकत्ता की, और वो जो है मिलती है और फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं बंगाल से, मद्रास से, बॉम्बे से, यूनाइटेड प्रोविंसेस से, और इसको जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है 1883 का। और इसके जो लीडर रहते हैं वो कौन रहते हैं, आनंद मोहन बोस, और बाद में जाकर ये जो क्या बनते हैं, ये बनते हैं जो हमारी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है तो उसके प्रेसिडेंट भी यही बनते हैं, 1898 में बनते हैं। 1885 में आपको बहुत अच्छे से पता होगा एओ हुमे द्वारा जो है फाउंड की गई थी, और उस टाइम पे उनके प्रेसिडेंट कौन थे, मुझे कमेंट सेक्शन में करके आप बताना। तो आनंद मोहन बोस अपनी फर्स्ट जो स्पीच होती है उसमें ये बताते हैं, ओपनिंग एड्रेस में ये बताते हैं कि ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत जो है ये नेशनल पार्लियामेंट की फर्स्ट स्टेज है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस मोटिव से खोली गई थी वो इस मोटिव से खोली गई थी कि एक टाइम के बाद ये जाकर नेशनल पार्लियामेंट का रूप लेगी, मतलब एक टाइम के बाद ये इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का रूप लेगी। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो धारणा थी, जो कंसेप्शन था, वो ऑलरेडी जो है बना हुआ था। और इसी के साथ जो है इंडियन लोगों ने जब ये कांग्रेस को बनाया था तो उनका मकसद यही था कि वो जो ब्रिटिशर्स की जितनी भी पॉलिसीज हैं उससे जो है छुटकारा पा सकें। और वो चाहते थे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हम हमारे हाथों में कंट्रोल ले ले ब्रिटिशर्स के हाथों से, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में जब सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलती है, आप डेट इसकी नोट डाउन कर सकते हो, तो उनका मकसद यही होता है कि हमें इंडिया को साथ में लाना है ताकि इंडिया के स्ट्रगल के लिए सब लोग एक साथ आ सकें, ठीक है। और इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो इसके कॉन्ट्ररी में जो कॉलोनियल पीपल थे उनको ऐसा लगता था कि इंडिया कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती, एक फ्री और यूनाइटेड नेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडिया एक और सिर्फ एक तरीके का कलेक्शन है डिफरेंट तरीके के लोगों का, डिफरेंट रिलीजन का, कास्ट का, क्रीड का, और इसमें कोई भी तरीके की सिमिलैरिटी नहीं है, नेशनलिज्म का कोई आइडिया नहीं है। और ये एक बात से सच भी था क्योंकि इंडिया के अंदर कोई पर्टिकुलरली हम देखते हैं
कि कोई डिसेंट नहीं था, कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, कुछ लोग इंडिया के नेटिव थे। तो कुछ इस तरीके का जो है हम देखते हैं कि हमें कोई यूनिफ़ॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ लीडर्स रहते हैं इंडिया के, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। तो वो बोलते हैं कि इंडिया जो है नेशन इन द मेकिंग है, मतलब इंडिया नेशन बनने की प्रोसेस में है, कगार पे है। अभी बना नहीं है लेकिन बन रहा है, ये उनका कहना था। और कांग्रेस लीडर्स जो थे, उनको पता था कि सब लोग को अगर हमें साथ में लाना है, साथ में लाने का काम हमको ही करना पड़ेगा। तो कांग्रेस का मेन काम यही था कि नेशनल यूनिटी को लाना, नेशनल यूनिटी, या फिर आप जो बोल सकते हो आज के टाइम में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बढ़ाना, ये था कांग्रेस का काम। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे WC बैनर्जी, ठीक है। और वो भी यही बताते हैं कि हमें जो हमारा हमारा नेशनल यूनिटी को हमें जो है क्या करना है, डेवलप करना है। और साथ साथ इंदु प्रकाश जो है वो एक तरीके के मतलब न्यूज़पेपर में वो लिखते हैं। इंदु प्रकाश जो है एक न्यूज़पेपर होता है, उसके अंदर ये लिखा होता है कि जो फर्स्ट कांग्रेस होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कांग्रेस जो होती है, जो कांग्रेस है वो क्या है, कांग्रेस जो है एक नया लाइफ की तरफ बढ़ावा है, मतलब एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, जिसके अंदर जो है नेशनल फीलिंग आएगी और सब लोग मिलकर साथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करेंगे। इस तरीके की बात भी कही गई थी। तो उस टाइम पे मतलब यही था कि जो अलग अलग रीजनल एस्पिरेशंस थी उनको साथ में लाने का काम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। अलग अलग छोटे छोटे राज्य, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लाने का बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस टाइम पे निभाया। और साथ साथ उस टाइम पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने कभी सोचा होगा कि ब्रह्मो समाज बना, इतनी सारे सोसाइटीज बनी, वो तो 100 सालों से बनी आ रही थी, लेकिन ऐसा क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो इनसे डिफरेंट था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने ये डिसाइड करके रखा था कि अगर हमें क्या कहते हैं सब लोगों को साथ में लाना है, तो इसलिए उन्होंने कोई भी तरीके का, एक भी तरीका का उन्होंने सोशल रिफॉर्म इशू नहीं उठाया। तो आप इसका क्रिटिक भी बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने कभी भी सती प्रथा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि आधे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी हट जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कभी भी कोई भी तरीके के किसी के रिलीजन के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया, और एक तरीके का सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रखा, और बाकी सारी चीज़ें जो भी थी सोशल और सोशल वगैरह उन सब में इंटरफेयर नहीं किया। और उन्होंने जो है कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में भिड़ जाए, लड़ जाए और कम्युनल डिसहार्मनी पैदा हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने जो है बहुत सारे इशू जैसे कि अनटचेबिलिटी वगैरह को नहीं लिया, बहुत बाद में ये सब इश्यूज आए। पहले जो है ये सब इश्यूज को इग्नोर कर दिया गया था। सोशल रिफॉर्म के जितने भी इश्यूज हैं और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सबको भी नहीं लिया गया। सिर्फ ऐसे इश्यूज को लिया गया जो कॉमनली जो है लोगों को बांधे रख सकता था, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारी बात हो गई। और दादा भाई नौरोजी भी बोलते हैं कि इस पूरी बॉडी को किस तरीके से होना चाहिए, इस बॉडी को जो है पॉलिटिकल बॉडी के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने जो है अपने आप को, मैंने आपको पहले ही बताया कि उस टाइम में जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, वो चाहते थे कि हम अपने अपने हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फ्रेम करें। लेकिन साथ में जो है साथ में जो है वो ये नहीं चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो नाराज हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं वो कोशिश करते थे कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी दे पाए लोगों को। रीजनल रिप्रेजेंटेशन दे पाए, कैसे दे पाएंगे, तो उन्होंने पहले से इंश्योर किया था कि लोग जो है अलग-अलग जगह से सब लोग साथ में आकर जो है इस कांग्रेस का पार्ट बने, ठीक है। सिर्फ ऐसा ना हो कि ये पर्टिकुलर सिटी तक के लिंक हो जाए। और इसका इम्पोर्टेंट काम ये भी था कि ये ब्रिटिशर्स के जो भी जान पहचान के लोग हुआ करते थे, जिनके साथ अच्छी पहचान थी, तो उन लोगों को डायरेक्टली अप्रोच किया जाता था कि आप जो है हमारी ये डिमांड को फुलफिल करो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें जो है ये चीज़ समझ में आती है कि हर जगह से रीजनल रीजनल डाइवर्सिटी का ध्यान रखा गया, ठीक है। रीजनल डाइवर्सिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और अलग अलग तरीके के रिलीजन के लोग भी जो है एक पर्टिकुलर कांग्रेस में लिए गए, ताकि बोलते हैं ना सेंट्रिस्ट शेड, राइट शेड, लेफ्ट शेड, सब कुछ थे उसके अंदर। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग ही एक ही कांग्रेस एक बहुत ज़्यादा जो थी इस तरीके की, उस टाइम पे पार्टी नहीं थी, वो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन थी। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम इसको पार्टी के रूप में देखते हैं, वो एक पार्टी नहीं थी उस टाइम में। उस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो हमें समझना ये है कि सब लोग जितने भी सारे लोग होते हैं, वो सब लोगों को लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश की गई, ताकि लोग जो है प्रोटेस्ट ना करें और लोग यूनाइटेड हो जाएँ।
समझ लीजिए आपने कोई एक जगह से एक बंदा उठा लिया, ठीक है, दूसरी जगह से दूसरा बंदा उठा लिया, तो आप उस पर्टिकुलर पूरे स्टेट के जो है रिप्रेजेंटेटिव को ले रहे हो, इसलिए आप पूरे स्टेट की जो है जनता को इंक्लूड कर रहे हो, तो आपको पूरी स्टेट का जो जनता का जो सपोर्ट है वो मिल जाता है। तो वही काम इन लोगों ने किया। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि उस टाइम पे जो है जितने भी एजुकेटेड लोग थे वो सब भी जो है इंडिया मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट थे। इसलिए हम स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि जो लिबरल इंटेलिजेंसिया था वो फर्स्ट जो था मूवमेंट था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो लिबरल इंटेलिजेंसिया था। और उसके अंदर क्या होता है कि लोग मास डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं, जैसे कि ये मास डिमॉन्स्ट्रेशन की सब चीज़ें गांधी एरा से शुरू हुई, तो ये हम सेकंड वाले उसमें पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो मूवमेंट है वो हमारा शुरू होता है टूवर्ड्स फर्स्ट मूवमेंट हमारा शुरू होता है दी लिबरल इंटेलिजेंसिया का मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट जो होता है वो मास डिमॉन्स्ट्रेशन का और प्रोटेस्ट मार्चेस का होता है, जिसमें गांधी जी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट उसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इस टाइम में पर्टिकुलरली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो मोस्टली जो है लोग किस पे डिपेंडेंट थे, पिटिशन पे, मतलब पिटिशन पास करते थे, प्रेयर करते थे, मेमोरियल करते थे, इस तरीके की चीज़ों पे डिपेंडेंट थे फॉर दी ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे कि ब्रिटिशर्स कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, और साथ-साथ जो है बहुत सारे ये इसमें बाद में जाके स्प्लिट भी हो गया, मॉडरेट भी आ गए और एक्सट्रीमिस्ट भी आ गए। क्योंकि मॉडरेट जो थे वो सब चीज़ों को पसंद करते थे, लेकिन बाद के लोग जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये सब चीज़ों को नहीं पसंद करते थे कि आप जो है पिटिशन करो, प्रेयर करो, मेमोरियल करो। देखिए आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बहुत ज़्यादा हीरोइक थे, ब्रेव थे। वो चाहते थे कि जो देश को है ना आज़ादी मिलना चाहिए। तो मीन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंड, लेकिन गांधी जी के लिए एंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मीन्स। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो सोचते थे कि हम वायलेंस की तरह से ही क्यों नहीं, लेकिन हम जो है अचीव करेंगे इंडिपेंडेंस को। इसलिए उन्होंने बहुत अपनी जान भी गंवा दी अब देश के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस टाइम पे बहुत से लोग वो बोलते हैं ना कि उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे थे जैसे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, तो वो क्या बताते हैं कि बर्थ जो स्वराज जो है वो मेरा बर्थ राइट है ना, आई शैल हैव इट, मतलब मुझे जो है वो चीज़ चाहिए और मतलब मैं किसी से मांगूंगा नहीं। वो बोलते हैं ना कि मैं स्वराज तुमसे मांगूंगा नहीं, तुमसे छीन लूंगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारा खुद का राइट है। तो इस तरीके की जो आइडियाज़ है वो इस टाइम पे आते हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ होते हैं। और सेकेंडली सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पे बिलीव कर रहे हैं कि हमें कहीं न कहीं वॉयलेंस से जो है अचीव करना है एंड्स को। तो होता ये है कि जब गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो भी एक तरीके से जो है क्या होता है देखते हैं, बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें हमारी जो हमने इतना मेहनत से कुछ भी तरीके की एक मेमोरियल हमने उनको भेजा, ठीक है? तो उसका रिप्लाई सिर्फ 2 लाइन बना कर देती है। तो हम इस तरीके का कब तक हम करते रहेंगे? मतलब एक तरीके से वो मॉडरेट्स जो है कांग्रेस के अंदर उससे खिलाफ जा रहे हैं। तो जस्टिस रनाड़े बताते हैं कि ऐसा नहीं है, आप जो है समझ नहीं पा रहे हो कि हमारी इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री में, वो बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पहले के टाइम पे जो लिबरल इंटेलिजेंसिया है, उन्होंने जो कि कुछ काम नहीं किया, बाद में आके जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उन्होंने ज़्यादातर काम किया, तो ऐसा गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत करना जो होता है, बहुत मुश्किल होता है और शुरुआत करने का जो काम था, वो किसने किया? मॉडरेट्स ने किया, लिबरल इंटेलिजेंसिया ने किया। अगर लिबरल इंटेलिजेंसिया जो है वो काम नहीं करती, मॉडरेट्स वो काम नहीं करते, तो बाद में जाकर जो एक्सट्रीमिस्ट आए और जो गांधी जी आए, उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से 3 एरा में जो है ये पूरी तरीके से डिवाइडेड है। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हुई, ये सब चीज़ों की शुरुआत जो हुई ये मॉडरेट्स ने की। और वो जस्टिस रनाड़े बताते हैं कि एक्चुअली में ये मेमोरियल हम सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट को एड्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि हम पूरी जनता को एड्रेस कर रहे हैं। मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंडिया उस टाइम पे नेशन नहीं था। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि इंडिया जैसे आज एक नेशन है, सब लोग एक नेशनैलिटी को फ़ॉलो करते हैं, उस तरीके का नेशन नहीं था। सब लोग डिवाइडेड थे। अब लोगों को जो है समझ में भी नहीं आते थे बहुत सारे मुद्दे कि किस बारे में सोचे, किस बारे में नहीं सोचे। तो उस चीज़ के ऊपर लोगों को प्रिपेयर करवाने का काम जो था, वो था मॉडरेट्स का, या फिर वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसी मकसद के साथ बनी थी कि जब भी जो है जितने भी लोग हैं उनको कहीं न कहीं पॉलिटिकली एक्टिव किया जाए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बनी थी ताकि एक पार्लियामेंट की तरह काम किया जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने जो है फर्स्ट स्पीच में अपना बताया था कि हम जो है बने किसके लिए हैं, फर्स्ट पार्लियामेंट का जो है ये फर्स्ट सेशन होने वाला है। मतलब
फ्यूचर में जाके ये पार्लियामेंट बनेगी। तो उन लोगों के दिमाग में पहले से ये चीज़ थी कि हमें हर चीज़ जो है पार्लियामेंट के फॉर्म में करना है और डेमोक्रेसी को हमको लाना है, क्योंकि डेमोक्रेसी को लाना भी इतना आसान काम नहीं था। तो लोगों के अंदर वो फीलिंग जगाना कि नहीं, आप जो है एक नेशनलिटी के पार्ट है और जो ब्रिटिशर्स ये चीज़ें कर रहे हैं आपको इसके अपोज में जाना है, वो सब समझाना भी एक बहुत बड़ा काम था जो कि मॉडरेट्स ने किया। तो कांग्रेस जो है वो कांग्रेस जो है हमेशा से, जो स्टार्टिंग में जब कांग्रेस शुरू हुई तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि वो एक तरीके से पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, वो इंडिया को दे सके। ठीक है, और यही काम जो है कांग्रेस के स्टार्टिंग वाले लीडर्स ने किया। और इसलिए जस्टिस रनाड़े बताते हैं, जस्टिस रनाड़े को हम एमजे रनाड़े के नाम से भी जानते हैं। तो उनका निधन 1901 में हो गया था। तो उन्होंने कांग्रेस में जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है सर्व किया, और उसके अलावा जो है उन्होंने जो है बहुत सारे दूसरे काम भी किए। तो हम ये समझेंगे कि किस तरीके से वो बताते हैं कि हम लोगों का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारा काम ये है कि हम लोगों को, जनता को अवेयर करवा रहे हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। अब बात करते हैं कि रेडिकल्स और स्वदेशी का किस तरीके से जो है जन्म होता है, यानी शुरुआत किस तरीके से होती है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। उसमें बहुत सारे, वो एक ऐसा टाइम था जब बहुत ज़्यादा जो है लोग एजुकेटेड होते जा रहे थे। आपको उससे पहले पता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम शुरू हो गया था 1853 के अंदर। उसके पहले जो है अलग तरीके का पीसीएस वगैरह का भी जो है रेगुलेशन शुरू हो गया था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो इंडिया के फर्स्ट सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, उससे कहीं ना कहीं इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट हो रहे थे, एजुकेटेड हो रहे थे, और साथ में जो है अवेयर हो रहे थे। तो अवेयरनेस के साथ साथ जो यंग पीपल थे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके का जोश था कि हमें जो है कुछ ना कुछ कंट्री के लिए करना है। तो इसलिए इसी के साथ साथ क्या होने लग गया कि जैसे जैसे एक के बाद जैसे कि पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है उसके बावजूद जो है ब्रिटिशर्स बहुत सारे डिमांड्स जो है वो नहीं फुलफिल करते इंडियंस की। और मॉडरेट जो है सारे लेटर्स भेजते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मेमोरियल भेजते रहते हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद मॉडरेट्स की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती है। और जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है उनको निग्लेक्ट करते हैं। और इस तरीके के निग्लेक्शन की वजह से ब्रिटिश मतलब इंडियन समझ जाते हैं कि अब हमें जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और अब हमें जो है बिल्कुल भी जो है रिक्वेस्ट नहीं करना है ब्रिटिशर्स से। और ये वैसा टाइम था जब उस टाइम ये ऐसा टाइम था जब बहुत सारे जो यंग पीपल है वो डिसअपॉइंट हो गए थे, और जो है वो चाहते थे कि अब हमें पूर्ण स्वराज मिल जाए। तो अब उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें जो है क्या कहते हैं पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसलिए जो एक कांग्रेस होती है, कांग्रेस के अंदर देखिए आपको मैंने बताया था ऊपर कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया जाता है, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मना करती है वो चीज़ करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद। और उसी के साथ साथ फिर हमारा जो है स्वदेशी मूवमेंट भी उसी टाइम से शुरू होता है। और 1907 में आप देखोगे कांग्रेस का जो एक सेशन होता है सूरत के अंदर। तो 1907 में सूरत में जो सेशन होता है उसमें कांग्रेस जो है दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, एक होती है एक्सट्रीमिस्ट और एक होते हैं मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स वो लोग होते हैं जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस जो है नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ब्रिटिश के अंदर ही जो है इंडिया को थोड़ी बहुत जो है लिबर्टी और फ्रीडम दी जाए, ताकि इंडिया जो है एक तरीके से डोमिनेंट स्टेटस के रूप में जो है इंडिया जो है फंक्शन कर सके। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है वो चाहते हैं कि नहीं, इंडिया को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस थे, यंग पीपल जो थे, वो एजुकेटेड हो गए थे। और पहली बार एक ऐसी क्लास इमर्ज होकर आती है जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होती है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग आप देखोगे 21st सेंचुरी में एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा पहली बार केस था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है अक्सर एजुकेशन प्रोवाइड बहुत कम लोगों को करते थे, और बहुत कम लोग जो थे लिटरेट थे। लेकिन उस पर्टिकुलर परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज होती गया और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके रेट से इंक्रीज नहीं हुई, इससे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की सिचुएशन जो है इमर्ज होकर आती है। और साथ साथ जो पीजेंट्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं उनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ते जाती है। आपको पता होगा कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में जो है एक फेमिन आता है, बहुत सारे फेमिन्स आते हैं फ्रीक्वेंटली, और ब्रिटिशर्स जो है कुछ भी नहीं करते इंडियंस के लिए, ना ही उन्हें कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते, ना कोई रिहेबिलिटेशन। और वर्कर्स की कंडीशन भी जो है वो बिगड़ते जा रही थी। और ये एक ऐसा टाइम था, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप एक बार देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से रिलीजन रिवाइवलिस्ट आ रहे थे उस टाइम पे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, और इसके अलावा ब्रह्मो समाज, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर जो है सब लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, चाहे रिलीजन बेसिस पे हो चाहे नेशनलिस्ट बेसिस पे हो।
अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इंटरेस्टिंगली कुछ मॉडरेट लीडर्स थे, उनको पहले से समझ में आ गया था कि एक्सट्रीमिस्ट का जो है जन्म होने वाला है। कैसे? क्योंकि देखिए क्या हो रहा था, 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी, लेकिन 15-20 साल हमने देखे, लेकिन कुछ भी जो है ब्रिटिशर्स जो है अपनी तरफ से मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और इस तरीके से जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो और गवर्नमेंट को अपील कर रहे हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुन रही है, इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम इम्पेशेंट होने के बाद जो है कहीं ना कहीं आप जो है डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। तो वैसे ही जो है 12 जनवरी 1905 को डी ई वाचा, एक मॉडरेट जो है वो लिखते हैं किसको, दादा भाई नारोजी को, कि हमारी जो मतलब कांग्रेस ने जिस तरीके का डिसकंटेनमेंट लोगों के अंदर पैदा किया है, इसके कारण जो है एक इस तरीके की जो है लोग इमर्ज होकर आएंगे, जो कि क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब वो बोलते हैं कि कुछ लोग इसमें से इमर्ज होकर आएंगे जो कि रिवॉल्यूशन करेंगे, चाहे हो सकता है वो पीसफुल रिवॉल्यूशन हो या वायलेंट रिवॉल्यूशन हो। ठीक है, और ऐसा ही होता है, आप देखोगे एक्सट्रीमिज्म जो है वो निकल कर आता है, और पीसफुल और वायलेंट दोनों तरीके से इंडिपेंडेंस मांगता है। तो और साथ साथ रिवॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा, ये ब्रिटिशर्स पे डिपेंड करता है कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से चीज़ों को एक्शन लेते हैं। तो इस तरीके से बताते हैं डी ई वाचा दादा भाई नौरोजी को लेटर में। 1905 में बता देते हैं, 1907 में जो है अलग हो जाते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। और उस टाइम पे देखा जाता है कि मॉडरेट जो है वो बार बार फेल होते रहते हैं, क्योंकि वो लोग जो है अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। ब्रिटिशर्स उन्हें कोई भी तरीके के इंडिपेंडेंस का छोड़ो, उन्हें जो है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन पे जो है मजबूर कर रही थी। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ये भी बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी अब बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते जा रही है और नेशनल एस्पिरेशंस के खिलाफ होते जा रही है। ऐसा पहले नहीं था। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी, एक तरीके से जो है डिसकंटेनमेंट जो है वो कांग्रेस के अंदर जो है उभर कर आता है कि अब जो है ऐसा अपील करने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ ना कुछ तो हमें बड़ा करना होगा, चाहे रिवॉल्यूशन करना हो, पीसफुली करना हो, वायलेंटली करना हो, जो भी करना हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी कि साथ साथ में 1906 में आप देखोगे कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे फॉर्मेशन हो जाता है, अपने आप में फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, ब्रिटिश की भड़काई हुई चाल रहती है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि क्योंकि आपको मैंने बताया था 1885 के अंदर देखेंगे आप, 1885 से भी पहले जो है जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज़ थी, जैसे कि आप देखोगे कि जो हिंदू रिवाइवलिस्ट सोसाइटीज़ थी। तो उस टाइम पे जिस तरीके की जैसे कि आर्य समाज और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फॉर्म हो रही थी जो कि टारगेट कर रही थी कन्वर्जन्स को, स्पेशली मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनिटी को। तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि इस तरीके की चीज़ें करने से कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस और कम्युनल डिसहार्मनी पैदा होती है, और ब्रिटिशर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है भड़काते हैं सर सैयद अहमद खान को और बाद में जाके मोहम्मद अली जिन्ना को, कि जो इंडिया जो कांग्रेस है वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी। और इसी की वजह से जो है 1906 में मुस्लिम लीग का जो है जन्म होता है। और मुस्लिम लीग जो है वो चाहती है कि कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हमें मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करना है और हमें जो है कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड है वो भी हमें ब्रिटिशर्स तक पहुंचानी है। और एग्जिस्टिंग डिसकंटेंटमेंट तो था ही एक रीज़न एक्सट्रीमिस्ट का फॉर्मेशन का, लेकिन अगर हम बात करते हैं इमीडिएट रीज़न की, क्योंकि हर एक चीज़ की इमीडिएट रीज़न होता है। आप 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखोगे, उसके अंदर भी आपको एक इमीडिएट रीज़न दिखेगा। तो इसका इमीडिएट रीज़न यह होता है कि पार्टी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी बंगाल को जो है पार्टीशन करना है। बंगाल में बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स भी रहते हैं, बंगाली स्पीकिंग हिंदू भी रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको डिवाइड कर देती है। जैसे कि आज देखोगे आप, आज का टाइम में जो आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है और बांग्लादेश देखने को मिलता है, वो पूरा का पूरा एक बंगाल हुआ करता था। और उसमें 78 मिलियन पॉपुलेशन रहती थी, आप सोच सकते हैं। उसमें मोस्टली जो वेस्टर्न एरिया है, जो आज के टाइम में वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर हिंदूज रहा करते थे, और जो है मोस्टली जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर मुस्लिम्स रहा करते थे। तो इस तरीके से ना ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम इसे जो है अलग कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो यूनिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी, और यूनिटी अफेक्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बिपिन चंद्र के स्टेटमेंट में, तो बिपिन चंद्र के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो ब्रिटिश का जो डिसीजन था पार्टीशन करने का, इससे जो है स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है। स्वदेशी मूवमेंट यानी खुद का देश, सेल्फ रूल। तो ये जो है स्वदेशी जो है, स्वराज जो है वो सेल्फ रूल होता है। स्वदेशी यानी स्व मतलब सेल्फ, देशी मतलब कंट्री। तो मेरी कंट्री है, मतलब हमारा डिसीजंस हम खुद लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि उस टाइम पे वो बताते हैं कि बंगाल को जो है, मैंने आपको बताया 78 मिलियन पॉपुलेशन थी, और ब्रिटिशर्स को जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी करना था। लेकिन इस पार्टीशन का जो मेन मकसद था एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि ये था कि सामने वाली जो पार्टी है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको जो वीक कर सके। अगर हम बात करें कर्जन की, तो कर्जन कौन थे, वाइसरॉय थे इंडिया के उस टाइम पे, जब
बंगाल का पार्टीशन होता है, तो बताते हैं कि हम कलकत्ता को डिथ्रोन करना चाहते हैं। देखिए आपको पता होगा कलकत्ता जो है उस टाइम पे कैपिटल हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, और वो जो है चाहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरीके से बंगाल को अपने साथ में ला रही है, तो इसलिए वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से इस कांग्रेस पार्टी को जो है कमज़ोर कर दिया जाए, ठीक है, और बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है होमे जो कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो बताते हैं कि बंगाल यूनाइटेड इज पावर, जैसे कि कहते हैं ना यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, उसी तरीके से यूनाइटेड, अगर बंगाल यूनाइटेड रहा तो वो पावर है, और अगर बंगाल डिवाइड हो जाएगा तो कांग्रेस लीडर्स जो है वो भी डिवाइडेड हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इससे जो है अपोजिशन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों के कारण जो है वो लोग जो है इसको अपोज कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं सुनी। सेकेंडली हम ये भी देखते हैं कि इस तरीके का डिवीजन करने के कारण ये होता है कि हिंदू एंड मुस्लिम का जो है डिवीजन हो जाता है, और ये भी एक इमीडिएट कॉज हो सकता है मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का। अब लोगों ने इसके खिलाफ बहुत जमकर जो है रिवॉल्ट किया, लेकिन जो कर्जन उस टाइम पे मैंने आपको बताया वाइसरॉय थे, तो वो बिल्कुल फर्म थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि अगर आप अभी इनकी बात मान लोगे तो हमें जो है क्या कहते हैं, हमें वापस कभी मौका नहीं मिलेगा कि हम बंगाल को रिड्यूस कर सके, और साथ साथ अगर आपने अभी इसकी बात मान ली तो ये एक ऐसा फोर्स बन जाएगा जिसे आप कभी फ्यूचर में जो है हरा नहीं पाओगे। इसलिए कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के दिमाग में ये था कि हम जो है हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड कर सकें, और इनफैक्ट जो है कर्जन वो अपनी एक स्पीच में बोलते भी हैं, वो मुस्लिम्स को उकसाते भी हैं इस चीज़ के लिए। वो बोलते हैं कि जैसे कि पहले का क्या था, जैसे कि जो बंगाल था, और मैंने आपको बताया बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश था, तो उसका जो कैपिटल था वो कलकत्ता था, ठीक है। तो वो चाहते थे, वो बोलते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं, अगर आप जो है आपका कैपिटल ढाका बना लोगे, ठीक है, ढाका जो आज के टाइम में बांग्लादेश का कैपिटल है, तो अगर आप अपना कैपिटल ढाका बना लोगे तो आप लोग सब साथ में खुशी खुशी रह सकते हो, और सब आप मुस्लिम जो है एक साथ रह सकते हो, और अपनी यूनिटी के आप जो है यूनिटी को एंजॉय कर सकते हो। वो ऐसा उनको उकसाते हैं, और वो बोलते हैं कि आप ढाका का जो है अपना कैपिटल बना लो, और आपको जो है कलकत्ता के कैपिटल की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे जो है मुस्लिम्स और हिंदू डिवाइडेड थे, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम्स और हिंदू दोनों नहीं चाहते थे कि ये जो है बंगाल डिवाइडेड हो, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स की चाल थी। और ये आप देख सकते हो क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मीटिंग्स होती है, इतनी ज़्यादा पब्लिक आउटरीच होती है, 2 महीने जैसे कि अनाउंसमेंट होता है, उसके 2 महीने के अंदर 500 मीटिंग्स सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न बंगाल में हो जाती है, ईस्टर्न बंगाल यानी बांग्लादेश, और 50,000 पैम्पलेट ऐसे जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और साथ-साथ जो है बहुत सारी मतलब बहुत सारी नेशनलिस्ट वर्नाकुलर प्रेस है, वो अटैक करती है, और डेली पब्लिकेशन को जो है चेंज करने की कोशिश करती है। साथ-साथ हम देखेंगे कि हर जगह जो है मीटिंग हो रही है, हर जगह जो है लोग है ना मेमोरेंडा साइन कर रहे हैं, और साथ-साथ ढाका में से 70,000 लोगों ने एक मेमोरेंडम साइन करके भेजा कि नहीं, आपको जो है क्या करना है, हमें डिवीज़न नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा जो है लोगों के अंदर यूनिटी है। लेकिन और साथ-साथ जो है बहुत सारे लोग जो है मॉडरेट्स भी क्या चाह रहे हैं कि अब आप जो है ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना चालू कर दो। और इसी टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट यानी कि हमें जो है ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना है, वो भी चालू होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है बताते हैं कि आप जो है मैनचेस्टर का जो क्लॉथ आ रहा है, मैनचेस्टर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो ब्रिटिशर से जो क्लॉथ आ रहा है बनकर, उसको आपको बॉयकॉट करना है। और साथ साथ लिवरपूल सॉल्ट को आपको जो है बॉयकॉट करना है। जिसकी गवर्नमेंट ने 1 सितंबर 1905 को कहा था कि 16 अक्टूबर को जो है बंगाल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसी के बाद जैसे ही नेक्स्ट डे से ही प्रोटेस्ट चालू हो गए, मीटिंग चालू हो गई, और बहुत सारे लोगों जो है कलेक्ट होने लग गए, 10 से 12,000 लोग आने लग गए। और उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। आज आप देख लो 10 से 12,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके, बहुत मुश्किल काम है, और इतनी जल्दी उस स्केल पे करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स खुद डर गए थे, और क्योंकि उनकी जो क्लॉथ की जो सेल है वो 5 से 15 टाइम गिर गई। आप सोच सकते हैं सिर्फ सितंबर के अंदर उनकी जो सेल है इतनी ज़्यादा गिर गई। और उस टाइम पे जिस दिन पार्टीशन का दिन था, तो उन लोगों ने बंगाल में, मतलब दोनों बंगाल में लोगों ने जो है व्रत रखे, फास्ट रखे, और यहाँ तक कि घर में जो है चूल्हा तक नहीं जलाया कि हम खाना नहीं पकाएंगे। कलकत्ता में तो हड़ताल डिक्लेयर हो गई, और लोग तो है ना कि लोग साथ में जो है चलने लग गए, मतलब नंगे पाँव चलने लग गए, और लोग सुबह सुबह जो है गंगा में नहाते। और ये दोनों भी बंगाल की बात हो रही है, और लोग जो है मतलब मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के हाथों में
राखी बांधते कि नहीं हम लोग जो है साथ हैं। तो मतलब ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की और उसके बाद जो है जाके जो है उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को बीज को बो दिया इंडिया के अंदर, वरना इंडिया मुस्लिम्स और हिंदू बहुत अच्छे से पीसफुली जो है रहा करते थे। तो राखी बांधी गई कि नहीं हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम लोग साथ में हैं। और फिर बाद में जाकर जो है फिर भी जो है ब्रिटिशर्स ने जो है उनकी बात नहीं सुनी। और होता ये है कि आनंद आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दो बड़ी बड़ी मीटिंग्स एड्रेस करते हैं। इसमें 50,000 से 70,000 लोग आते हैं। आप सोच सकते हैं अभी तक के नेशनलिस्ट बैनर में अभी तक के इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई थी। और कुछ ही घंटों के अंदर 50,000 रुपये, उस टाइम भी 50,000 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, वो भी जो है रेज हो गए थे मूवमेंट के लिए। तो साथ साथ इस टाइम पे जो है इतना करने के बावजूद जो है ब्रिटिशर्स ने जो है यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर पाए। लेकिन जैसे कि बताते हैं अब्दुल रसूल बताते हैं कि हम मतलब 50 या 100 साल में जो हमने नहीं कर पाए वो पार्टीशन ऑफ बंगाल ने कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल ने क्या कर दिया, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ बहुत खराब हुआ, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट आया लोगों के अंदर, जो नेशनलिस्ट अवेकनिंग आई, वो 50 या 100 सालों में भी नहीं आई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर ने खुद के हाथ से खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे जो मॉडरेट्स थे इस टाइम पे, और ये जो मूवमेंट चला आ रहा था ये बिल्कुल भी नॉन वायलेंट मूवमेंट था। मतलब उस टाइम पे गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है मूवमेंट जो था बहुत नॉन वायलेंट था। और मूवमेंट जो है वो इस तरीके का था कि उस टाइम पे पिटिशन को, स्पीचेस को, पब्लिक मीटिंग्स करके जो है लोग जो है अपनी बातों को कहा करते थे। और इसमें मोस्टली एजुकेटेड लोग थे जो कि लॉ से, जर्नलिज्म, अकेडमिक्स वगैरह से थे। और यही कारण था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन नहीं थे, इसमें हर तरीके के लोग थे। इसमें ज़मींदार भी थे, इसमें मर्चेंट्स भी थे, इसमें पीजेंट्स भी थे, इसमें विमेन भी थे, और इनफैक्ट इसमें स्टूडेंट्स भी थे। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स भी थे इसमें, और वो भी खिलाफ थे कि पार्टीशन मत करिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है लोग जो है साथ में आए, और ये एक तरीके की यूनिटी लोगों के अंदर जनरेट हुई, एक नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो लोगों में जनरेट हुई। और लोगों को लगा कि हम इतना ज़्यादा लोग जो है पॉलिटिकल एक्शन ले रहे हैं तो इससे जो है इंग्लैंड फोर्स हो जाएगा, इन्हें ब्रिटिशर्स फोर्स हो जाएंगे कि वापस जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस कारण जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लोगों के अंदर हो गया, और इसी के कारण मैंने आपको बताया था कि 1905 में पार्टीशन हुआ। 1907 के अंदर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मतलब 1905 से ही स्वदेशी चालू हो जाता है, और 1907 में मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं। क्योंकि अब एक्सट्रीमिस्ट सोचते हैं कि नहीं अब हमें थोड़ा वॉयलेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरीके के काम नहीं होने वाले। इतने सारे लोग एक साथ आए, इतने सारे लोगों ने आउटरीच किया, इतने लोगों ने पैम्पलेट बांटे, पॉलिटिकल हड़ताल की, हर चीज़ किया, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटिशर्स टूटने के लिए तैयार नहीं है। तो अब थोड़ा कहीं ना कहीं उन्हें जो है बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उस तरीके का अप्रोच जो है हमें लेना पड़ेगा, ऐसा मानना एक्सट्रीमिस्ट का हुआ। और एक और चीज़ हमको ये देखने को मिलती है कि भले ही स्वदेशी मूवमेंट जो है शुरुआत हुई थी, इसकी टाउन हॉल के अंदर एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, उसके साथ इसकी शुरुआत होती है कलकत्ता में 7 अगस्त 1905 में। ठीक है, और ये इसलिए शुरुआत होती है ताकि हम जो एक तरीके का जो पार्टीशन हो गया इसको प्रोटेस्ट कर सके। लेकिन ये स्वदेशी सिर्फ वहाँ तक लिमिट नहीं रहता है, बल्कि पूरे देश में फैल जाता है। मतलब जिसको जिस तरीके से रिवॉल्ट करना होता है, सब लोग पूरे इंडिया के लोग साथ में आते हैं, और सब लोग जो है जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते थे उस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं उनको बॉयकट करना, ब्रिटिशर्स के गुड को जलाना और रैली निकालना, और स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल छोड़ देना, बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग जो है अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ लोग अपने मेडल्स रिटर्न कर देते हैं, कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं, अब बहुत सारी चीज़ें आप स्टोरीज पढ़ोगे, अलग अलग तरीके से लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अपना अपना बोलते हैं ना यूनिक तरीके से लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस टाइम तक के इसमें एक और चीज़ है कि गोखले जो है, गोखले आपको पता होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले, तब जब वो बनारस कांग्रेस के अंदर जब वो प्रिसाइड करते हैं, तो वो बताते हैं कि पार्टीशन बहुत गलत है, पार्टीशन को नहीं करना चाहिए था, और पार्टीशन जो है पार्टीशन ने लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला है। ठीक है, और लोग जो है लोगों के अगेंस्ट आके ये पार्टीशन हुआ है। ठीक है, और हम एक और चीज़ ये देखते हैं कि इस टाइम तक के स्वदेशी का जो आइडिया था ये कुछ नया नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी स्वदेशी मूवमेंट हुए थे। स्वदेशी मूवमेंट यानी ये होते हैं कि बॉयकॉट करना ब्रिटिशर्स के गुड्स को, इसको हम स्वदेशी मूवमेंट कह सकते हैं। तो पहले भी बहुत सारे स्वदेशी मूवमेंट हुए थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है एक बॉयकॉट कैंपेन चलाया गया था। उसके अलावा 1870 के अंदर भोलानाथ चंद्र ने जो है ब्रिटिशर्स के जो गुड्स है उनको बॉयकॉट करने के लिए कहा था।
ताकि जो है ब्रिटिश से प्रेशर आ सके। तो ये बॉयकॉट का सिस्टम पहले से चला आ रहा था, इतना ज़्यादा मतलब न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब जो है ये बहुत लार्ज स्केल पे किया गया था। दूसरी चीज़ ये है कि अजीत सिंह मतलब अलग अलग लीडर्स अलग अलग जगह से इमर्ज होकर आते हैं। तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय का आपने नाम सुना होगा। ये दोनों लीडर्स जो है ये पंजाब और दूसरे एरियाज में जो है हेल्प करते हैं, और सैयद हैदर राजा ये मूवमेंट को दिल्ली के अंदर कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब हर लीडर अलग अलग जगह से जो है इमर्ज होकर आते हैं। वैसे ही चिदम्बरम पिल्लई ये मूवमेंट को जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में कंटिन्यू करते हैं, और बीसी पाल ये मूवमेंट को जो है मूवमेंट को जो है ये मूवमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। साथ साथ जो है ये मैसेज कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है, ये मैसेज पहुँच जाता है कंगरा, मुल्तान और हरिद्वार तक के। आपको पता होगा इस टाइम पे जो है शुरुआत होती है लाल बाल पाल की। अब लाल बाल पाल इसलिए माना जाता है क्योंकि लाल बाल पाल जो है 3 लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, और तीनों जो है कहीं ना कहीं हिंदू लीडर्स होते हैं। वो कहीं ना कहीं रिवाइवलिस्ट पे काम करते हैं, और लोगों को मतलब मासेस में हिंदूज जो है वो मासेस है, उनको जो है कहीं ना कहीं साथ में लाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और ये तीनों के तीनों एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे किस तरीके से करते हैं। लेकिन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये था कि जो मॉडरेट थे वो अपोज करने के लिए तैयार थे स्वदेश मतलब जो है मॉडरेट्स जो थे वो जो स्वदेशी मतलब किसको कहते हैं कि हमारे जो घर में मतलब हमारे जो इंडिया में बनाया गया है उसको अडॉप्ट करने को हम कहते हैं स्वदेशी। तो मॉडरेट्स तैयार थे स्वदेशी को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। मतलब मॉडरेट्स जो थे वो चाहते थे कि बॉयकॉट ना करा जाए फॉरेन गुड्स को, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर इस तरीके से हम करेंगे तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर से नाराज़ हो जाएंगे और फिर हमारा काम ही नहीं करने वाले। ठीक है। और बहुत सारे जो मॉडरेट्स थे वो ये भी चाहते थे कि उन्हें जो है मतलब एक तरीके का सेल्फ रूल दे दिया जाए, मतलब एक पूरी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए उनको, सेल्फ रूल चाहिए। सेल्फ रूल मतलब ये कि वो स्वराज किसको कहते थे, स्वराज इसको कहते थे जिस तरीके की कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलता है डोमिनियन स्टेटस होती है। तो डोमिनियन स्टेटस को वो स्वराज मान रहे थे कि मतलब पार्शियली जो रहेगा ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा, और पार्शियल कंट्रोल किसका रहेगा, वहाँ के जनता का। ठीक है। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में यही डिफरेंस था कि मॉडरेट जो थे वो क्या चाहते थे कि सेल्फ रूल चाहिए। सेल्फ रूल किसको कहते थे वो, कि हम कुछ पार्शियल इंडिपेंडेंस को वो सेल्फ रूल कहते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो ज़्यादा लोगों को अपील कर पाए, इसलिए आप जो है लाल बाल पाल का नाम सुनोगे ज़्यादातर, और मॉडरेट लीडर्स के नाम आपने थोड़े कम ही सुनते हो। ठीक है। और साथ साथ जो है इस टाइम पे ये भी शुरुआत हुई थी कि लोग जो है अब जो है मैंने पहले बताया कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है उन्होंने सोच लिया था कि नहीं, अब हमें जो है क्या कहते हैं किस भी तरीके से, जैसे कि कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो उन्होंने सोचा था कि अब हमें जो है उंगली टेढ़ी करनी पड़े, लेकिन हमें घी निकालना है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स का मानना इसलिए ऐसा था कि हमें जो है इंडिपेंडेंस कंप्लीट नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो मॉडरेट्स की सोचते थे कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एक मानना ये भी हो सकता है कि मॉडरेट इसलिए चाहते थे, मॉडरेट सोचते थे कि पॉसिबल नहीं है कि हम ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस ले सकें, क्योंकि देखिए इंडियन भले ही मासेस में हो, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास टेक्नोलॉजी है, आर्मी है, वेपन्स है, और हर तरीके के कंट्रोल्स है, जेल है और सब कुछ है। तो वो जो है हमें बहुत सारे हद तक के कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मॉडरेट सोचते थे कि हमें जो है इंडिपेंडेंस की पूरी बात नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे काम करना है। और इसी के साथ हम देखेंगे आनंद मोहन बोस जो कि प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। यहाँ पर 1998 लिखा है, गलत है, 1898 आएगा यहाँ पर। वो प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के और बताते हैं कि एजुकेटेड क्लास जो है वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन नहीं है बल्कि उनके दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है उनके साथ मिलकर जो है महान काम करना चाहते हैं। मतलब वो बताना चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में आकर, और इसलिए जो है कहीं ना कहीं वो भी जो है जो एजुकेटेड क्लास है वो ब्रिटिशर्स के दोस्त है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि सर फिरोज शाह मेहता जो है वो बताते हैं, जो कि बाद में जाके मॉडरेट्स के लीडर बनते हैं, वो बताते हैं कि मुझे ब्रिटिशर से डर नहीं लगता, मैं बस ये सोचता हूँ कि वो हमें हम मतलब भरोसा करता है वो कि ब्रिटिशर्स जो है कभी ना कहीं भी उनकी बातों का रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो भी एक तरीके के क्या थे, मॉडरेट थे। और वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि कांग्रेस का काम ये है कि आप जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम करो, और ब्रिटिशर्स को हटाने की कोशिश मत करो, बल्कि आप जो है ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जो है इंडिया के अंदर एक अच्छा लिबरल रूल बनाओ। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के अंदर काम करने के लिए ऐसा सोचा गया था
कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग है, ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे आइडियाज़ लेकर आए हैं, डेमोक्रेसी लेकर आए हैं, सिविलाइजिंग मिशन लेकर आए हैं। ये सब हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वाइट मैन बर्डन और सिविलाइजिंग मिशन के बारे में। तो ये सब आइडियाज़ जो है ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर आए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स के रूल के फेवर में भी थे। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है साथ में आ जाते हैं, और इसी के साथ जो है बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर एक तरीके का हिंदुज़्म के बेसिस पे कल्चरल रिवाइवलिज्म शुरू हो जाता है। तो मतलब लोगों को जो है गैदर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के नाम पे लोगों को जो है साथ में लाया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो कॉइन किया गया था वंदे मातरम का जो है, तो उसमें कहीं ना कहीं मदर गॉडेस की बात की जा रही है, और इसमें जो है वायलेंट फिजिकल रिवॉल्यूशन की बात भी की जा रही है। मतलब ये कि आप जो है सामने वाले को वायलेंस के थ्रू वायलेंस के थ्रू जो है ओवरथ्रो कर सकते हो। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक भी जो है जैसे कि शुरुआत करते हैं, आपको पता होगा गणेश पूजा की जो शुरुआत है वहाँ से हुई थी, और वहाँ पर जो है लोगों को इकट्ठा करना ताकि लोग जो है कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर को जो है मनाने के लिए। तो देखा जाए तो बहुत सारे सिम्बल्स जो है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ किए गए, जैसे कि गीता को लिया जाता था, और उसके अलावा आप देखोगे कि पूजा की जाती थी, लोगों को इकट्ठा किया जाता था इन द नेम ऑफ रिलीजन, और जो नारे लगाए जाते थे। लेकिन आप देखोगे कहीं ना कहीं इसने हम जो यूनिटी होती है, यूनिटी ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन प्लूरलिटी की अगर हम बात करें तो उसको अफेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पर उनका जो एम था वो ये था कि लोगों तक मासेस तक बात पहुंचे, और इंडिया में जो मासेस थे वो कौन थे, हिंदूज थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर को अडॉप्ट करते हुए जो है बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, और उससे कहीं न कहीं आप देखोगे कि कम्युनल रूट्स जो है बढ़ते गई, और लोग सोचने लग गए कि जो कांग्रेस है वो तो किस तरीके की पार्टी है, वो तो एक हिंदू पार्टी है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे, जो इस चीज़ को बार-बार जो है प्रूव कर रही थी अपने आप में। और साथ-साथ हम देखेंगे कि ये एक ऐसा टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने जो बीज बोया था हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनलिज्म का, वो बीज जो है और ज़्यादा गहरा होते जा रहा था, और ये बीज जो है अब धीरे-धीरे रूप ले रहा था, ट्री का रूप ले रहा था। क्योंकि आप देखोगे कि इस तरीके के जब नेशनल सिंबल का यूज़ किया जा रहा है कि आप जो है क्या कहते हैं कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन के सिंबल्स को यूज़ कर रहे हो, और उस टाइम पे जो आप देखोगे कि एक फिगरिंग बनाया जाता है भारत माता का। तो ये सब चीज़ें जो की जा रही थी, ये सब एक तरीके से हिंदू रिलीजन को रिवाइवलिस्ट करा जा रहा था, और साथ-साथ जो है बहुत सारे तरीके से लोगों को मास अपील करने के लिए ये चीज़ का यूज़ किया जा रहा था। और हम देखेंगे कि इस टाइम पे कम्युनलिज़्म का भी ग्रोथ होता है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है नेशनलिज़्म का भी ग्रोथ होता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि इस टाइम पे ये एक और चीज़ होती है कि हम जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इसी टाइम पे जो है टाटा स्टील कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है? जमशेदजी टाटा द्वारा। तो आप देखोगे कि इसमें जो है इंडियंस लोगों ने भरोसा इसलिए दिखाया क्योंकि इंडियंस सब चाहते थे कि अब हम खुद की इंडस्ट्रीज़ खोलें, और हम जो है ब्रिटिशर्स पे जो है डिपेंडेंस जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर, वो हम हमारा जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म कर दें। इसलिए कहीं न कहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खोली गई, जैसे कि केमिकल फैक्ट्रीज़ और सोप फैक्ट्रीज़ भी खोली गई। अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज की डिमांड के बारे में। तो आपको मैंने बताया था 3 लीडर्स थे, एक तो थे लाल बाल पाल, तो उसमें से बाल गंगाधर तिलक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के, और बाकी जो थे 2 और थे, एक और तो हम देखेंगे औरोबिंदो घोष, और एक तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और हमारा बिपिन चंद्र पाल। अब ये 3 तरीके से डिफरेंट थे मॉडरेट से। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको वैसे ही क्वेश्चन बचपन में भी आता होगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में आप डिफरेंशिएट करके बताओ। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और वो बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी तरीके का जो सेल्फ गवर्निंग सिस्टम की जिस तरीके से बात करी जा रही है बाय द मॉडरेट्स की, आप हम जो खुद रूल करेंगे और आप जो है हमको थोड़ा बहुत गवर्न करना, इस तरीके का कुछ भी नहीं चलेगा। और वो बिलीव करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स से जो फ्रीडम है वो स्नैच कर ली जानी चाहिए, मतलब छीन ली जानी चाहिए, और साथ साथ जो इंडियन लोग हैं वो सब लोग एक साथ आना चाहिए, और सेक्रीफाइस करना चाहिए इंडिया के लिए, ठीक है। और साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए और फॉरेन गुड को बॉयकॉट करना चाहिए। भले ही जो बिजनेसमैन का या फिर वर्कर्स है ब्रिटिशर्स के, वो सब उनका इंटरेस्ट हर्ट भी हो रहा हो तो भी चलेगा, लेकिन हमें जो है क्या कहते हैं हमारा खुद के गुड्स को अपनाना है। दूसरी वो ये बात करते हैं कि इंडिया को वो चाहते हैं
कि कोई भी तरीके का इंडिया को जो है सपोर्ट और गाइडेंस नहीं चाहिए। जैसे कि मॉडरेट्स बताते हैं कि इंडिया को जो है सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। और क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उनका सिस्टम एजुकेशन का बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, उन लोग के पास साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ है, तो वो इंडिया, ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इंडिया को जितना पुराना कल्चर है और इंडिया को किसी भी तरीके का मतलब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको इमीडिएटली दे दो। हमें मतलब बहाना मत बताओ कि हमें बहुत टाइम तक के बहुत सारी चीज़ें करनी है, ऐसा मत बताओ। तीसरी चीज़ ये है कि वो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है, हाँ, ब्रिटिशर्स पहली बात तो ये बिलीव करते हैं मॉडरेट्स की, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ को यूज़ करके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ करके जो है ब्रिटिशर्स आज़ादी नहीं देंगे इंडियंस को। लेकिन जो ये एक्सट्रीमिस्ट है वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम जो है ब्रिटिशर्स के हाथ से आज़ादी छीन लेंगे। ठीक है। और साथ साथ शुरुआत इस चीज़ की होती है कि जो स्वदेशी मूवमेंट में, जैसे कि पहले तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाता है, उसके साथ साथ धीरे धीरे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, कोर्ट्स को, टाइटल्स को, गवर्नमेंट सर्विसेज को, सबको जो है कहीं ना कहीं बॉयकॉट करना शुरुआत हो जाती है। जिन जिनको टाइटल्स मिले थे वो सब अपने टाइटल्स को रिटर्न कर देते हैं, और साथ साथ जो है गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेजेस छोड़ देते हैं, और जो प्रैक्टिस लॉयर्स है वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। ठीक है। और मैसिव स्ट्राइक्स भी करने लग जाते हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ भी तरीके का जो है, कुछ भी तरीके का मतलब ना, किसी भी तरीके का जो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो भी चीज़ें की जा रही है उसके अंदर हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो इनिशियली तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि पहले तो हर चीज़ को रेजिस्टेंस किया, हर चीज़ का नॉन कोऑपरेशन किया, लेकिन बाद में जाके औरोबिंदो घोष ने यहाँ तक कि बोला कि हम जो है वॉयलेंस भी करने के लिए तैयार है, अगर क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स माने नहीं। और औरोबिंदो घोष यहाँ तक कि क्या बताते हैं, इंडिया का जो नेशन है उसको मदर गॉडेस की तरह बता देते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अगर आपने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप वर्शिप कर रहे हो, यानी पूजा कर रहे हो। और बाद में जाके इससे टेररिस्ट का जो है जन्म होता है, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट का जन्म होता है। और होता ये है कि गंगा में जो है स्नान करके लोग जाते हैं, कली के टेम्पल में पूजा करते हैं, और फिर जो है क्या कहीं ना कहीं अटैक करना शुरू करते हैं लोगों पे। तो इस तरीके से, और दूसरी चीज़ ये भी होती है, स्टार्टिंग में ये सोचा जाता है कि जितने भी लोग हैं इंडिया में, जैसे कि चौकीदार की पोस्ट पे काम कर रहा है, कोई क्लर्क की, कोई सिपाही की, कोई सोल्जर की, अगर सब लोग जो है छोड़ दे अगर सारी अपनी जॉब, तो ब्रिटिशर्स लोग एक सेकंड भी जो है अपना रूल नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि इंडियंस ही जो थे, मैंने आपको बताया था, मोस्टली ज़्यादातर सर्विस में थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। दूसरी चीज़ ये थी कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था, और साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुई, क्योंकि बॉयकॉट भी करा गया फॉरेन गुड्स का, और कहीं कहीं पर तो फॉरेन गुड्स जहाँ पर बिकते थे वहाँ आग लगा दी जाती थी। और विमेन जो है बेंगल्स भी नहीं पहनती थी, वो बेंगल्स जो इंडिया में नहीं बनी है। और वॉशरमैन जो है फॉरेन क्लोथ्स भी नहीं मतलब फॉरेन क्लोथ्स को यूज़ नहीं करता था। इनफैक्ट जो पुजारी है वो क्या कहते हैं, फॉरेन शुगर का जिसमें इस्तेमाल है वो जो है, वो जो ऑफरिंग्स है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता था। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होने लग गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह होती है कि पहले इतना ज़्यादा मास प्रोटेस्ट, प्रोसेशन और पब्लिक मीटिंग जो थी वो कॉमन नहीं थी, क्योंकि पहले जो है मास लोगों को जो है अपील पहुंची नहीं थी स्वदेशी मूवमेंट की। आपको मैंने पहले बताया था, अगर आपने इसे पहले के पहले वाला वीडियो देखा होगा तो 1857 का रिवॉल्ट मैंने आपको बताया था कितने एरिया तक फैला था। बहुत लिमिटेड एरियाज थे जहाँ तक जो है वो कवर हुआ था। तो उसके बाद जो है जब हम देखते हैं करीबन 50 ईयर्स, आधी सेंचुरी गुजर गई, और जब ये होता है स्वदेशी मूवमेंट शुरुआत होती है, तब हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है साथ में आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हैं। एक और नई चीज़ हमको देखने को मिलती है समिति का फॉर्मेशन। समिति यानी क्या होती है, एक तरीके की आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक कलेक्शन, या फिर सभा जिसे हम कहते हैं। सभा मतलब कुछ लोगों का ग्रुप का कमीशन बनाना। तो इस समिति का एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि देखिए हर एक जगह पे आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स को जो है अपोज किया जा रहा है। मतलब यहाँ उनकी पुलिस, उनका जो है स्कूल, उन सबको अपोज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है। जैसे कि अगर आपने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा है कि जो एनार्किज्म जो है क्या आइडिया देते हैं, कि जब हम अपोज करते हैं गवर्नमेंट को, और हम जो है क्या कहते हैं एक अपने आप में कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है फैसले लेते हैं, तो उसी तरीके की चीज़ें हो रही थी। इनफैक्ट मार्क्सिज्म भी यही सजेस्ट करते हैं कि हम जो है स्टेट के अगेंस्ट जाकर हम जो है क्या कहते हैं अपने आप में एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें सब आपस में जो है कोऑपरेट कर सकें। तो समिति जो है एक तरीके का ऐसा टूल था जो एक्सट्रीमिस्ट यूज़ कर रहे थे। जैसे कि आपको दिखेगा स्वदेशी मंडप समिति एक तरीके की समिति थी, जो कि अश्विनी कुमार दत्त जो एक स्कूल टीचर थे ईस्टर्न बंगाल में, उन्होंने जो है बनाई थी। ठीक है।
और ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ में नहीं बल्कि 159 ब्रांचेस थी इसकी। और इसमें छोटे से छोटा डिस्ट्रिक्ट रिमोटेस्ट कॉर्नर हो वो भी जो है कवर था। और दत्त जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दत्त खुद हिंदू थे लेकिन उनके बहुत सारे फॉलोअर्स जो थे वो मुस्लिम पीजेंट्री थे। तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि अनलाइक अदर लीडर्स, उस टाइम पे ज़्यादातर लीडर्स जो है वो मास को अपील करने के लिए हिंदू सिम्बल्स का यूज़ कर रहे थे, इंक्लूडिंग शिवाजी पूजा, गणपति पूजा और साथ-साथ गीता का यूज़ कर रहे थे। लेकिन इनका जो है काम थोड़ा अलग था, ये जो है कहीं न कहीं अपने आप में एक समिति बना रहे थे और साथ में इनकी जो फॉलोइंग्स थी हिंदूज़ भी थी और मुस्लिम भी ज़्यादा थी। ठीक है? तो समिति का काम ये था कि आपको देखो, आपको जो छोटे पहले के टाइम में न्यूज़पेपर हुआ करते थे बट न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थे। आज भी आप देखोगे कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है? और उस टाइम पे तो लिटरेसी थी नहीं, तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कैसे? तो लोगों तक बात पहुँचानी है, उस टाइम पे रेडियो रेडियो नहीं है, मोबाइल नहीं है, ठीक है? क्या करोगे आप? आपको बात पहुँचानी है लोगों तक के, तो आप जो है समिति का फॉर्मेशन करोगे, जो स्वदेशी का जो मैसेज है, वो लोगों तक पहुँचाएगी, विलेजेस तक पहुँचाएगी। किसके थ्रू? गानों के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, जो नुक्कड़ नाटक आप देखते हो आज के टाइम में, वो सब चीज़ें। और साथ-साथ इसके साथ-साथ जो है लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरीके से वो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं ताकि ब्रिटिशर्स पे उनको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और उनको ये भी कहा जा रहा था कि आप सोशल वर्क करिए, जैसे कि जब कोई फैमिन आ जाए, कोई एपिडेमिक आ जाए, तो आप जो है अपनी खुद की मदद भी करिए, दूसरों की भी मदद कीजिए। साथ में स्कूल स्टैब्लिश किए जा रहे थे। समिति का काम ये भी था कि स्कूल को स्टैब्लिश करना, क्योंकि आप अगर ब्रिटिशर्स के स्कूल को अपोज कर रहे हो, वहाँ पर नहीं जा रहे हो, नॉन कोऑपरेशन कर रहे हो, तो आपके बच्चे जो है वो अनएजुकेटेड तो नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि आप देखिए नॉन कोऑपरेशन करेंगे, आज़ादी आपको 20-30 साल बाद मिलेगी, लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं, वो अनएजुकेटेड ना रह जाए। इसलिए स्कूल्स का एस्टेब्लिशमेंट छोटे-छोटे विलेजेस में वो भी इम्पोर्टेंट था। और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है, मैंने आपको बताया था, जब 17-18 सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भर भर के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब किसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का। तो लोग यहाँ तक कि अपने जो क्राफ्ट्स हुआ करते थे उसको बनाना तक भूल गए थे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे लोगों को बताया जा रहा था कि नहीं, आप खुद के जो है घर में क्राफ्ट बनाइए वापस से। और साथ-साथ जो पंचायत होती थी, जो मतलब जो न्याय है और जो निर्णय है वो सारे के सारे गाँव में दिए जाते थे, वो सिस्टम फिर से शुरू हो गए। आर्बिट्रेशन कोर्ट सेटअप हो गई ताकि बिना ब्रिटिश लीगल सिस्टम के जो है लोग अपने-अपने जो मसले हैं वो सुलझा सकें। और बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर वो क्या करते हैं, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को यूज़ करके जो है लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाते हैं। और बंगाल में भी यही चीज़ जो है अडॉप्ट हो जाती है। जतरास, जतरास मतलब जैसे कि विलेज ड्रामा शो, जिसको आप आज कह सकते हो नुक्कड़ नाटक कह सकते हो, जो भी वर्ड आप बोलना चाहो। तो वो चीज़ भी यूज़ होती थी ताकि लोगों तक आइडियाज़ पहुंच सके। और उस टाइम पे जो है लोगों तक ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया भी पहुंच रहा था। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था, क्योंकि मोनार्की का आइडिया था और जब तक मुगल्स थे, उससे पहले भी हम देखोगे 2000-3000 साल से इंडिया में मोनार्की ही चली आ रही थी। तो ये डेमोक्रेसी का आइडिया कि मतलब लोग भी अपना नेता चुन सकते हैं, ये आइडिया बहुत नया था लोगों के लिए और लोगों तक ये पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के रोल की। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ फ्रीडम मूवमेंट में दे दी। वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की उन्होंने शुरुआत की। तो उन्होंने अपना टैलेंट यूज़ किया जर्नलिज्म का, और उन्होंने जो है पॉलिटिक्स के लोगों को फेवर में लाने के लिए जो है जर्नलिज्म का बहुत अच्छा यूज़ किया। और उन्होंने जीजी आगरकर के साथ मिलकर उन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की, इंग्लिश न्यूज़पेपर की शुरुआत की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मराठा नाम था उस इंग्लिश न्यूज़पेपर का। और उन्होंने एक और न्यूज़पेपर जो कि मराठी में था उसका शुरुआत की, जिसे हम कहते हैं केसरी। ठीक है। और तिलक जो है, तिलक कहना है, तिलक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने जो है पीजेंट्स जो थे महाराष्ट्र के अंदर, उनको बोला कि आप जो है टैक्सेस मत भरो, लैंड रेवेन्यू मत भरो। जब आपके क्रॉप्स फेल हो जाए तो आपको कोई ज़बरदस्ती जो है ये चीज़ करवाने के लिए वो नहीं कर सकता, मतलब फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि आपका क्रॉप फेल हो गया लेकिन फिर भी आपको लैंड रेवेन्यू नहीं पे करना चाहिए। दूसरी बात, जब वाइसरॉय एल्गिन ने क्या करा था, एक इंडियन मिल्क कोड, इंडिया का जो मिल्क मेड क्लोथ होता है उस पे ना उन्होंने क्या किया था, एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी, ताकि वो जो मिल्क मेड क्लोथ है वो बाहर ना जा सके, और बाहर जाएगा तो ब्रिटिशर्स के जो इम्पोर्ट्स है उसको जो है ब्रिटिशर्स के इम्पोर्ट हो सके, और जो इंडिया का क्लोथ है वो बाहर ना जा सके। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसके अगेंस्ट भी जो है बॉयकॉट करने के लिए कैंपेन चालू किया इंग्लिश क्लोथ का। और इससे ब्रिटिशर्स बहुत नाराज़ हो गए और तिलक को जो है अरेस्ट करवा देते हैं 1897 के अंदर। और उनको कहा जाता है कि
आपका जो जुर्म है वो ये है कि आप जो है हेट्रेड फैला रहे हो, मतलब आप जो है नफरत फैला रहे हो। और इस नफरत के कारण जो है ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स है उनका जो है, मतलब ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स की जो है किलिंग हो गई है। तो देखा जाए तो उस टाइम पे आपको पता है कि ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कहीं ना कहीं थोड़ा वॉयलेंट होते जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स है उनको कुछ लोग जो है मार देते हैं। इसकी वजह से जो है इनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। दो ही वो उतना डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन उनको इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उनको जो है ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप हेट्रेड फैला रहे हो। लेकिन वो भी जो है बोलते हैं कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और वो जो है रोज़ के रोज़ जो है हमेशा, उस टाइम पे देखिए कोई न्यूज़ चैनल तो था नहीं कि ओपन करेंगे और देख लेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, उनको कहा जाता था कि आप अपोलोजाइज़ करो, आप माफ़ी मांगो। लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और उन्होंने जो है हर रोज़ जो है कोर्ट में जो है वो उनकी दहाड़ जो है वो लायन की तरह रहती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो डरते नहीं थे ब्रिटिशर से। और उसके बाद उनको 18 महीने की रिगरस इम्प्रिजमेंट यानी जेल में उनको डाल दिया गया। और यही चीज़ से जो है कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो है एक नेशनलिस्ट फीलिंग का जन्म भी हुआ कि किसी ने अपनी जो है क्या कहते हैं, किसी ने अपने देशवासियों के लिए जो है जेल में जाना पसंद किया। अब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन आरपी दत्त इसके बारे में क्या बताते हैं कि आरपी दत्त भी बताते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो भी तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो रेडिकल थी और रिवॉल्यूशनरी तो थी। लेकिन इसके साथ-साथ इसमें कुछ तरीके का जो बेसिस होता है, मतलब एक तरीके का मास बेसिस जो है वो कहीं न कहीं लैग था। ठीक है? तो मतलब इसमें ये है कि इसमें कहीं न कहीं मास मूवमेंट नहीं बन पाया ये। और इसमें जो है, और दूसरी चीज़ ये भी बताते हैं आरपी दत्त की इसके ये मूवमेंट के तहत बहुत सारे लोग एक साथ आए। मतलब इसमें पुअर लोग एक साथ आए, मिडिल क्लास, लिटरेट यूथ और अनएम्प्लॉयड लोग भी सब साथ में आए। ठीक है? और इसलिए साथ में आए क्योंकि उनको पता था कि उन लोगों का जो भी चीज़ें हैं उनकी लाइफ का इम्प्रूवमेंट इम्पीरियलिस्ट कंडीशन में नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसलिए वो लोग सब साथ में आए। लेकिन उसके बावजूद, साथ में आने के बावजूद फिर भी ये मूवमेंट जो है एक मास मूवमेंट में नहीं बन पाया। क्यों 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 नहीं बन पाया? क्योंकि इसका जो मूवमेंट का तरीका था ये बहुत ज़्यादा एनार्किस्ट, इंडिविजुअलिस्ट एनार्किस्ट की तरह था। ठीक है? तो क्यों इस तरीके का था? क्योंकि इसमें थोड़ा कहीं न कहीं आपको वॉयलेंस देखने को मिलता है। ठीक है? और इसलिए कहीं न कहीं अपने आप को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाया इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल व्यू, या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में अपने आप को जो है स्टैब्लिश नहीं कर पाया। ये कहना है मार्क्सिस्ट स्कॉलर आरपी दत्त के बारे में, आरपी दत्त का। अब बात करते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि मॉडरेट्स की जो पॉलिसीज़ है वो फेल होते जा रही थी पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट का जन्म हुआ। एक्सट्रीमिस्ट का जन्म आप देख सकते हो जब से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, जब से बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 से, तब से एक्सट्रीमिस्ट की एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो गई थी। और इनफैक्ट उससे भी पहले जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो चली ही आ रही थी। और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट का भी धीरे-धीरे करके जो है धीरे-धीरे एक्सट्रीमिस्ट का मूवमेंट भी फेल हो जाता है। कैसे? क्योंकि ब्रिटिशर्स की चाल थी। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, दो तरीके से ब्रिटिशर्स जो है इनको रूल को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक तो वो ये करते हैं कि बहुत सारी जगह सेंसरशिप लगा देते हैं। वह उनका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हड़ताल नहीं कर सकते और रैलीज नहीं निकाल सकते। बहुत सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे उस पर बैन लगा देते हैं। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ब्रिटिशर्स ये करते हैं। दूसरा काम, और ये उनको यहाँ तक कि जेल में भी डाल दिया जाता है ज़बरदस्ती, हम पढ़ेंगे आगे। दूसरी चीज़ ये की जाती है कि वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो दरार पैदा हुई थी उसको वो खाई बनाने के उसमें जो है लगे हुए थे। मतलब वो दोनों के बीच में, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का हमेशा से काम था डिवाइड एंड रूल। तो पहले उन्होंने मुस्लिम एंड हिंदू को डिवाइड करने के लिए बहुत सारी चालें चली। जैसे कि आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेकर आए 1909 में। और दूसरी बात ये देख सकते हैं हम कि उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी लड़ाई करवाना चाहते थे। इसलिए हम पहले तो सब लोग साथ में मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम कर रहे थे। ठीक है? भले ही दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, लेकिन फिर भी साथ में मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये जो आग है इसको थोड़ा चिंगारी को आग में बदलने की कोशिश की। तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप हो जाता है। और कैसे गैप हो जाता है? ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि जो मॉडरेट्स होते हैं, मॉडरेट्स की कुछ पॉलिसीज़ जो कि वो भेजते हैं अपील के थ्रू, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट को ऐसा लगता है कि भाई इनकी पॉलिसीज़ तो एक्सेप्ट कर ली जा रही है और हमारी पॉलिसीज़ तो एक्सेप्ट नहीं करी जा रही है। ठीक है? तो उनको ऐसा लगता था ये क्यों कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कहीं न कहीं थोड़े से दब जाए कि हम भी है ना, कहीं न कहीं हमारा वॉयलेंट मेजर को छोड़कर हम भी जो है पीसफुली मेजर को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मॉडरेट्स को ये समझ में नहीं आया कि मॉडरेट्स की जो अब मदद की जा रही है ये इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि मॉडरेट्स की मदद करने का ब्रिटिशर्स का एम है। ये इसलिए की जा रही है कि ताकि एक्सट्रीमिस्ट जो है क्या कहते हैं डर चुके हैं ब्रिटिशर्स, और उसके लिए एक्सट्रीमिस्ट को दबाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही है।
तो मतलब ब्रिटिशर्स की जो चालें होती थी वो इंडियन समझ नहीं पाते थे। इंडियंस में मॉडरेट्स नहीं समझ पा रहे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं समझ पा रहे, हिंदू नहीं समझ पा रहे और मुस्लिम नहीं समझ पा रहे। बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके से लोगों को जो है डाइवर्ट करने की ब्रिटिशर्स ने कोशिश की है। डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की है कि हर एक तरीके से जो लोगों को जो है बांट दिया जाए। तो ये चाल लोगों को समझ में नहीं आई। अब उन्होंने क्या किया, साथ साथ मैंने आपको बताया मीटिंग्स पे, रेलिंग्स पे, रैलीज पे, प्रोसेशन पे और प्रेस पे उन्होंने जो है बैन लगा दिया, कंट्रोल कर दिया। और जो भी मूवमेंट में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे उनको स्कूल और कॉलेजेस से बाहर निकाल दिया गया। और सोचिए उनको गवर्नमेंट सर्विस में भी अप्लाई करने के लिए मना कर दिया गया। जैसे आज के टाइम में सिविल सर्विस एग्जाम बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस होता है, सब स्टूडेंट्स 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कंसिडर किया जाता है। उस टाइम पे भी उस तरीके की गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस हुआ करती थी। तो उसमें उस टाइम पे उनको उनसे रिबेयर कर देना बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम रहा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ तक कि वो जो स्टूडेंट्स जो है नेशनल एंथम गाया करते थे, नेशनल सॉन्ग गाया करते थे, उन पे भी जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। और यहाँ तक कि 1907 और 1908 के अंदर 9 मेजर लीडर्स थे जो कि बंगाल के, उन्हें जो है कंट्री से डिपोर्ट कर दिया गया। मतलब कंट्री से बोलते हैं ना, देश निकाला, मतलब उनको देश से बाहर निकाल दिया गया। और उसमें जो थे अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र भी थे। तो इन लोगों को जो है कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। दूसरी चीज़ ये भी थी कि तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट यानी जेल का जो है सज़ा सुनाई जाती है पंजाब के अंदर। और जो अजित सिंह है और लाजपत राय, उनको भी जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है कंट्री से। उसके बाद हम बात करते हैं मद्रास में जो चिदम्बरम पिल्लई है और आंध्रा हरी सर्वोत्तम राव है, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स जो है सप्रेस करने के लिए मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर ले रही थी, मेजर लीडर्स को जो है डिटेन कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी और साथ साथ कितने लोगों को वो डिपोर्ट कर रही थी। उसके अलावा बिपिन चंद्र पाल जो है उस टाइम पे जो है रिटायर हो जाते हैं पॉलिटिक्स से ही, उनकी एज भी जो है बढ़ जाती है। और साथ साथ जो है जिस तरीके से पुलिस जो है चीज़ों को रिप्रेस कर रही थी, इसके कारण भी वो पीछे हट जाते हैं। और औरोबिंदो घोष, मैंने आपको औरोबिंदो घोष के बारे में ऊपर बताया था, जो स्टार्टिंग में तो बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट पाथ को जो है वो कहीं ना कहीं इनकलकेट करने की बात करते हैं और बोलते हैं कि आप जो है वॉयलेंस का जो है सपोर्ट लीजिए और बहुत सारी बातें करते हैं कि गंगा में स्नान करके धीरे धीरे टेररिज्म का जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं, हिंदुज़्म के नाम पे वो टेररिज्म को फैलाते हैं। बाद में जाकर वो बोलते हैं कि मुझे सन्यासी की तरह रहना है और सन्यासी की जैसे रहने के लिए वो जाके पौंडीचेरी में एक आश्रम खोल लेते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो पॉलिटिक्स वगैरह को छोड़कर एक तरीके से रेस्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में एज अ सन्यासी। तो वो चीज़ वहाँ पर वो जाकर करना चालू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूरत कांग्रेस, मैंने आपको पहले बताया था 1907 के अंदर जिस तरीके से सूरत में स्प्लिट हुआ। तो स्प्लिट किस तरीके से होता है वो भी हम समझते हैं। तो उस टाइम पे जो इंडियंस होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट जो है वो क्या चाहते हैं, स्वराज चाहते हैं। तो और साथ साथ वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना चाहते थे, जिसके लिए मॉडरेट्स जो थे खिलाफ थे। लेकिन उसके बावजूद ये जो है पॉइंट सामने रखा गया कि जो फॉरेन गुड्स है उसको बॉयकॉट करना है और स्वराज की बात करनी है और स्वदेशी का सपोर्ट करना है और नेशनल एजुकेशन का कैंपेन करना है। तो ये चारों जो है कार्डिनल पॉइंट बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है एक र्यूमर फैल जाती है, मतलब सूरत मीटिंग होने के 3 दिन पहले ही, जिसमें ये होता है कि बहुत सारा जो मॉडरेट्स होते हैं उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा मजाक उनका उड़ाया जाता है, जिससे सीनियर लीडर्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि जो मॉडरेट्स थे उसमें बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी थे जो कि 1885 से एक्टिव थे, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को चालू किया, जिन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया और उनका ही जो है मजाक उड़ाया जा रहा था, उनके खिलाफ ही नफरत फैलाई जा रही थी कि ये लोग तो समझिए ब्रिटिशर्स के चमचे हो गए हैं, इनके खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट्स है और ऐसा बहुत कुछ। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है इस सेशन में जो है एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमें जो है गारंटी मिल जाए कि हमारे जो चारों रिजोल्यूशन है वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन मॉडरेट्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे और इसलिए मॉडरेट्स जो है इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। लेकिन इस मॉडरेट्स पे प्रेशर बनाया जा रहा था एक्सट्रीमिस्ट द्वारा। और प्रेशर बनाने के लिए यहाँ तक कि जो एक रास बिहारी घोष जो कि एक प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जो कि मॉडरेट रहते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उनको भी अपोज करते हैं एक्सट्रीमिस्ट करीबन करीबन 1 साल तक के। और जैसे सेशन शुरू होता है, हम बात कर रहे हैं सूरत के सेशन की, तो क्या होता है कि दोनों लोग मतलब आपस में, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट आमने सामने आते हैं, लोग जो है लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे जो है चेयर फेंक फेंक के मारते हैं। और कोई एक इंसान रहता है क्राउड में से जो जूता उठाकर जो है फेंकता है
डाइस की तरफ, और डाइस की तरफ दो लोग बैठे हुए रहते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। और ये जो है शूज़ जो है लग जाता है फिरोज शाह मेहता को। और जैसे ही ये होता है वैसे ही क्या होता है कि पुलिस जो है अंदर आ जाती है, हॉल को खाली कर देती है, कांग्रेस सेशन खत्म हो जाता है। और इस तरीके का जब सेशन की न्यूज़ बाहर जाती है कि आपस में ही लड़ाई हो गई, जब हम आपस में ही लड़ लेंगे तो हम ब्रिटिशर्स से कैसे लड़ेंगे। तो जब आपस में ही लड़ लेते हैं तो ब्रिटिशर्स जो है जीत जाते हैं, क्योंकि मिंटो जो है मॉर्ले को लिखकर भेजते हैं कि कांग्रेस तो हार गई और हम जीत गए हैं। और इसी के बारे में बिपिन चंद्र हमें बताते हैं उनकी बुक में। क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि दोनों साइड की गलती थी, मतलब मॉडरेट्स की भी गलती है, एक्सट्रीमिस्ट की भी गलती है। कैसे? देखिए, मॉडरेट्स को क्या लग रहा था कि मॉडरेट्स को ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स उनके साथ निगोशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उनके पास है। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो इनके साथ निगोशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट से डर गए हैं। तो मॉडरेट्स ये नहीं देख पा रहे थे, और एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं देख पा रहे थे कि मॉडरेट्स उनके लिए एक तरीके का डिफेंस बनकर खड़े हैं। क्योंकि देखिए, ब्रिटिशर्स को कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, वो जो है अगर चाहते अगर तो जितने भी लीडर्स थे उनको डिटेन कर सकते थे, उनको इम्प्रिजनमेंट तो उन्होंने कर ही दिया। उसके अलावा वो चाहते तो इन ह्यूमन मेजर्स यानी उनको मार भी सकते थे। ठीक है, लेकिन जो मॉडरेट्स जो कि सामने खड़े थे, जो कि एजुकेटेड एलिट थे और जो ब्रिटिशर्स का साथ भी दे रहे थे कुछ चीज़ों में, उनसे उनको डर था। और उनको एक ये भी डर था कि ये लोग जो है अगर हमारे खिलाफ हो गए तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट्स जो है वो सपोर्ट सिस्टम थे एक्सट्रीमिस्ट का। और एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे थे, इसलिए मॉडरेट्स का सपोर्ट जो है ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो दोनों भी है, ये दोनों चीज़ों को देख नहीं पाए, और इसलिए कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में लड़ लेते हैं। और इससे जो है यूनिटी में जो इंडिया की जो यूनिटी है उस पर खतरा आ जाता है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अब हम समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कैसा होता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया किस तरीके से मॉडरेट्स के खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट को और एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ मॉडरेट्स को भड़काया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। वैसे ही जो है हिंदूज के खिलाफ मुस्लिम को, मुस्लिम के खिलाफ हिंदू को भड़काया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो क्या होता है कि जब पार्टीशन बंगाल का किया जाता है, उससे पहले ही मैंने आपको बताया था किस तरीके से बहुत सारी तरीके की पॉलिटिक्स चल रही थी इंडिया में, जो कि कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इंस्टिगेटेड थी। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि उस टाइम पे इस तरीके की पॉलिटिक्स थी जहाँ पर मेजॉरिटी को अपील करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिवाजी, और आपको मैंने बताया था कि जिस तरीके से जो है गणेश पूजा वगैरह ऑर्गेनाइज़ की जाती थी ताकि लोगों जो है मास अपील हो सके। तो इससे जो है कहीं न कहीं जो माइनॉरिटी है, वो लोग जो है कहीं न कहीं पीछे रह जा रहे थे, और उनकी जो है एक्टिव पॉलिटिक्स से वो दूर हो जा रहे थे। और इससे जो है उनके मन में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी, और ये इनसिक्योरिटी को बढ़ावा देते हैं ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने जो है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करवाया। क्यों करवाया? वो जो है चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम्स जो है वो हमारे साइड आ जाएँ, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग का जो है फॉर्मेशन करवाया। और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करवाने के पीछे जो है आगा खान रहते हैं। आगा खान जो है नवाब थे उस टाइम पे ढाका के। ढाका आपको मैंने बताया था कि कैपिटल है बांग्लादेश का। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स जो है बंगाल को डिवाइड कर देते हैं, और ढाका का कैपिटल का नवाब है वो बन जाते हैं बांग्लादेश के कैपिटल। उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, उस टाइम पे हम उसको ईस्ट बंगाल कह सकते हैं। तो इस टाइम पे जो ईस्ट बंगाल के नवाब बन जाते हैं आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये दोनों मिलकर जो है शुरुआत करते हैं 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की। और इसकी शुरुआत करने का मकसद ये था कि जो इंडियन मुस्लिम्स है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब देखिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात तो तब आएगी ना जब राइट्स को अटैक किया जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे उस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही थी कि मुस्लिम के राइट्स को जो है कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज किया जा रहा था और अटैक किया जा रहा था। और इसकी रेफरेंस आप देख सकते हो कि जो पहले जो है जिस तरीके के समाज बनाए गए, हिंदू समाज बनाए गए, सत्यशोधक समाज में तो वैसे जो है ये ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी थी। उसके अलावा हम देखेंगे आर्य समाज। तो बहुत सारे ऐसे समाज बनाए गए जिसमें मुस्लिम्स को जो है कन्वर्ट कर दिया जा रहा था हिंदुज़्म में। और इसी के चलते जो है मुस्लिम्स जो है अब उस इनसिक्योर फील करने लग गए थे, और कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी की वजह से ही जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लेकर 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया। और ब्रिटिशर्स भी बड़े होशियार थे। पहले तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जैसे उन्होंने बात करना शुरू की सेल्फ रूल के बारे में कि हमें खुद की आज़ादी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंडियंस में जो है, चाहे मुस्लिम्स हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, वो लोग हमेशा से चाहते थे कि हमें जो है खुद का रूल चाहिए। वी डोंट वांट ब्रिटिशर्स रूल। तो जब उन्होंने सेल्फ रूल की बात करना शुरुआत की, तब उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। अमृतसर का जो सेशन हुआ था 1908 में, जिसमें सर सैयद अली इमाम थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ है 1909 में, उन्होंने जो है इसको ग्रांट कर दिया। ठीक है, और
ये इसलिए ग्रांट किया गया ताकि वो जो मुस्लिम्स के नज़र में अच्छे बन जाए। तो ब्रिटिशर्स जो है अपने चालों से बहुत ज़्यादा चीज़ें करते थे। अब जैसे कि उन्होंने मॉडरेट्स के नज़र में अच्छे बनने के लिए मॉडरेट्स जो डिमांड कर रहे थे उसको फुलफ़िल कर दिया और एक्सट्रीमिस्ट को बुरा बना दिया। तो वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने जो है मुस्लिम्स की नज़र में अच्छा बनने के लिए उन्होंने मुस्लिम्स की कुछ डिमांड को पूरा कर दिया। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, तब किस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम साथ में यूनिटी दिखाते हैं, लेकिन वो यूनिटी को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो है अपना वापस जो है कदम वापस नहीं लिया और पार्टीशन जो है बंगाल का वो कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जो है वो शुरुआत करते हैं एक इंग्लिश जर्नल की जिसका नाम था कॉमरेड, ठीक है, और एक उर्दू जर्नल की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था हमदर्द। और उसके अलावा वो भी क्योंकि नेशनलिस्ट लीडर थे इसलिए वो शुरुआत करते अल हिलाल की, जो कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म था जहाँ पर वो अपनी नेशनलिस्ट बातें करा करते थे। अब हम देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या-क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे मुस्लिम लीग के बनने के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये थी कि जो ब्रिटिशर्स के प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया को जो डिवाइड करने की जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स के दिमाग में चल रही थी, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स ने जो है ये कदम उठाया और उठवाने लगवाया। तो इसका इसका जो फिलॉसफी थी, ये थोड़ी-सी सेपरेटिस्ट थी, ठीक है? और जैसे कि ब्रिटिशर्स ने पहले तो कास्ट पॉलिटिक्स खेली, ठीक है? तो कास्ट पॉलिटिक्स जब उन्होंने खेली, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मिन्स और नॉन ब्राह्मिन, जैसे कि आप देखोगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अभी आप आगे पढ़ोगे तो 1932 में जो है कम्युनल अवार्ड का इंट्रोडक्शन होता है और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होती है फॉर दी SC ST शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उस टाइम पे जो है गांधी जी जो है वो फास्ट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो दूंगा, मैं जो है क्या कहते हैं अनडेफिनेट फास्ट पे चल जाऊँगा। तो फिर जो है पूना पैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, उस चीज़ की बात पे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राज़ी हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छे से अच्छे लीडर्स भी जो है वो ब्रिटिशर्स की जो है चुंगल में फँस जाते हैं और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ होती है उसके पीछे का क्या मकसद है उसको नहीं समझ पाते। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को जो है मान लिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ब्राह्मण जो है क्योंकि डोमिनेट ना करें SC ST पे, इसलिए कहीं न कहीं उन्होंने जो है इस बात को मान लिया कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बेसिकली उस टाइम पे उसको अनटचेबल कहा जाता था, बाद में दलित कहा जाता था, वो बहुत अलग-अलग स्टोरी है। तो बेसिकली उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही थी, उसी तरीके से रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स भी जो है ब्रिटिशर्स खेल रहे थे और हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी थी। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि उस टाइम पे बहुत सारे हिस्टोरियंस निकल कर आते हैं। आपको पता होगा कि जो इंडियन ओरिएंटलिस्ट होते हैं, जो कि इंडिया के कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं और साथ-साथ रेडिकल नेशनलिस्ट भी आते हैं उस टाइम पे उभर कर। लेकिन वो क्या करते हैं, कहीं न कहीं वो बायस्ड होते हैं। क्यों बायस्ड होते हैं? क्योंकि वो एक ही जो कल्चर होता है उसको जो है कहीं न कहीं ग्लोरीफाई कर रहे थे। क्यों ग्लोरीफाई कर रहे थे? जैसे कि मैंने आपको बताया, मास लोगों को अपील करने के लिए, जो कि हिंदुइज़्म था, तो उसको अपील करने के लिए कहीं न कहीं वो इंडिया का जो कल्चर है, एक कल्चर, उसको ही जो है कहीं न कहीं एम्फसाइज़ कर रहे थे, ग्लोरीफाई कर रहे थे। मतलब वो अपनी किताबें लिख रहे थे जिसमें शिवाजी, राणा प्रताप के बारे में जो है तारीफ़ें हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उस टाइम पे जो कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी और कम्युनल पॉलिटिक्स जो थी वो एक तरफ़ा नहीं, दो तरफ़ा थी। इसकी वजह से कहीं न कहीं मुस्लिम लीग का जो है फॉर्मेशन होता है। और मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर हम मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन की, वो इसलिए थी ताकि इंडियन मुस्लिम की लॉयल्टी जो है वो बढ़ सके टुवर्ड्स दी ब्रिटिशर्स। और इसी के साथ हमारा चैप्टर के एंड पे हम आ जाते हैं और हम समरी की बात कर लेते हैं। तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स चल रहे थे और अलग अलग मूवमेंट्स जो चल रहे थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस किया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में डिस्कस किया। और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि जो हिंदू रिवाइवलिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो उसके बाद किस तरीके से मुस्लिम लीग का क्रिएशन होता है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, बहुत हद तक रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप समझिए तो हिंदू रिवाइवलिस्ट एक्टिविटीज़ जो चल रही थी उससे कहीं न कहीं मुस्लिम्स जो है वो इनसिक्योर हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं न कहीं उनके इंडिपेंडेंट इंडिया में हो सकता है कि उनको राइट्स ना दिए जाएँ। इसलिए कहीं न कहीं वो चीज़ को देखते हुए, दिमाग में रखते हुए उन्होंने जो है मुस्लिम लीग की शुरुआत की। और ये पीरियड ऐसा भी था जिसमें कंप्लीट फ्रीडम का आइडिया जो है धीरे-धीरे जो है सामने उभर कर आने लग गया। अब हम हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गांधी जी, और गांधी जी का जो फेज़ था, जो लास्ट फेज़ था, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं।
और इसके पहले के जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मॉडरेट फेज़ डिस्कस कर चुके हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है लास्ट फेज़ पे बढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के बाय एंड हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो के जो है नोट्स अपलोडेड मैंने कर दिए हैं ऑलरेडी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।